हेलो इकोनॉमिकियंस, मेरा नाम है गौरव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले स्टैंडर्ड 12th का महाराष्ट्र बोर्ड का न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 1 जो कि है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, या फिर इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इकोनॉमिक्स क्या होता है वो देखने से पहले हम ये स्टार्ट करते हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए बहुत ही बार पूछा जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है वो है एडम स्मिथ, जिन्होंने एक बुक लिखा था 1776 में, जिस बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। और उस बुक में इन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया है। उसके बाद एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स एक डेफिनेशन है जो कि सिंपल डेफिनेशन है। इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज अ साइंस दैट डील्स विद मेकिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, सेलिंग एंड परचेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक सिंपल डेफिनेशन में क्या लिखा है कि गुड्स एंड सर्विसेज किस तरह से बनते हैं, किस तरह से मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, या फिर उसे सेल या परचेज किस तरह से करते हैं, ये हमें इकोनॉमिक्स इजी वे में बताता है। अब ये जो इकोनॉमिक्स है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ओइकोनॉमिया। और उस ओइकोनॉमिया का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है हाउस होल्ड थिंग या फिर हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब देखिए हमने बहुत बार सुना होगा, कभी कभी हम ये वर्ड सुनते हैं इकोनॉमी और कभी कभी हम लोग ये वर्ड सुनते हैं इकोनॉमिक्स। तो क्या दोनों भी सेम होते हैं? तो बिल्कुल नहीं, दोनों भी डिफरेंट है। तो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स ये दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो सपोज मेरे पास 2000 रुपीज़ है और उस 2000 रुपीज़ को मैं एज ए रिसोर्स काउंट करता हूँ। तो मेरे पास 2000 रुपीज़ है और उस 2000 रुपीज़ का हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स, हम लोग बहुत चीज़ कर सकते हैं उस 2000 रुपीज़ में। मैं उस 2000 रुपीज़ में पार्टी कर सकता हूँ, मैं उस 2000 रुपीज़ में कुछ बुक्स खरीद सकता हूँ, मैं उस 2000 रुपीज़ में कहीं पर उस 2000 रुपीज़ को इन्वेस्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं उस 2000 रुपीज़ का शॉपिंग कर सकता हूँ, या फिर अगर मुझे हेडफोन्स खरीदना है तो कोई अच्छे कंपनी के हेडफोन्स भी खरीदना है तो मैं उस 2000 रुपीज़ में खरीद सकता हूँ। तो यहाँ पर ये जो 2000 रुपीज़ है ये मेरा रिसोर्सेस है जो कि लिमिटेड रिसोर्स है। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, मेरे पास सिर्फ 2000 रुपीज़ है। और जो बहुत सारे वांट्स है, मुझे पार्टी करना है, बुक्स खरीदना है, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर शॉपिंग करना है, हेडफोन्स खरीदना है, ये सारे क्या है मेरे अनलिमिटेड वांट्स है। तो यहाँ पर देखिए इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो इकोनॉमी मतलब क्या होता है, इकोनॉमी एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। मतलब यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 2000 रुपीज़ है। तो इकोनॉमी इज अ सिचुएशन वेर वी हैव लिमिटेड रिसोर्स एंड अनलिमिटेड वांट्स, और मेरे पास वांट्स जो है वो बहुत ही अनलिमिटेड है। तो इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी इज अ सिचुएशन वेर वी हैव लिमिटेड रिसोर्स एंड अनलिमिटेड वांट्स। उसके बाद अब देखते हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो इकोनॉमी तो हम लोग ने देख लिया, तो इकोनॉमिक्स क्या होता है कि हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन वेर वी हैव लिमिटेड रिसोर्स एंड अनलिमिटेड वांट्स इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमी मतलब होता है, इकोनॉमी मतलब ऐसा सिचुएशन जहां पर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स और अनलिमिटेड वांट्स है, और इकोनॉमिक्स मतलब हम उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, किस तरह से सिचुएशन को डील कर रहे हैं, उसका मतलब होता है इकोनॉमिक्स। तो चलिए हम लोग ने देख लिया कि इकोनॉमी क्या होता है और इकोनॉमिक्स क्या होता है, दोनों के बारे में डिफरेंस क्या है। हमने ये भी देखा कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एक डेफिनेशन देखा कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, उन्होंने कौन सा बुक लिखा था 1776 में, तो जो कि था वेल्थ ऑफ नेशन। तो अभी शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर का स्टार्टिंग से कि चैप्टर क्या है। चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर नंबर 1 जो कि है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या दिया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर द टू मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। द टर्म माइक्रो इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। तो ये जो टर्म जो माइक्रो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आया है, और उस ग्रीक वर्ड में क्या था वो माइक्रोस, विच मीन्स स्मॉल और ए मिलियन पार्ट। तो नाम से ही पता चलता है माइक्रो मतलब बहुत ही छोटा हिस्सा। तो कुछ लाखों या कुछ करोड़ों में जो एक छोटा सा हिस्सा होता है उसे हम लोग कहते हैं माइक्रोस। द टर्म मैक्रो इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। तो यहाँ पर क्या बताया, तो जो मैक्रो था वो भी एक ग्रीक वर्ड ही है जो ग्रीक में था मैक्रोस, जिसका मतलब होता है लार्ज, मतलब बहुत ही बड़ा। तो दोनों भी नाम से बदलता है, माइक्रो मतलब स्मॉल और मैक्रो मतलब लार्ज। दिस टर्म वेर कॉइन्ड बाय नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट रैगनर फ्रिश ऑफ ओस्लो यूनिवर्सिटी इन 1933। तो ये जो दो टर्म थे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये किसने कॉइन किया था या फिर किसने लाया था, एक नॉर्वे के इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था रैगनर फ्रिश, जो कि ओस्लो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, और इन्होंने 1933 में दोनों भी टर्म लेके आए थे। अब देखिए रैगनर एंटोन किटल फ्रिश, जिनका बर्थ ईयर था 1895, डेथ ईयर था 1973।
तो ये एक नोबेल प्राइज़ विनर भी थे इकोनॉमिक्स के 1969 में, मगर ये जॉइंट विनर थे। इनके साथ एक और विनर था जिनका नाम था जैन टिनबर्गन। तो इन्होंने नोबेल प्राइज़ भी जीता है इन द ईयर 1969। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखते हैं मीनिंग क्या है। माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ ए थिंग। तो हमने अभी देखा कि जो माइक्रो होता है वो एक स्मॉल पार्ट होता है किसी भी एक थिंग का या फिर किसी भी एक पार्ट का। माइक्रो इकोनॉमिक्स दस डील्स विद द स्मॉल पार्ट ऑफ ए नेशनल इकोनॉमी। तो यहाँ पर अगर हम पूरा नेशन का इकोनॉमी भी लेंगे तो उसमें जो माइक्रो इकोनॉमिक होता है वो बहुत ही स्मॉल पार्ट होता है, वो बहुत ही छोटे पार्ट को ही कवर करेगा। इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर ऑफ ए फर्म, देन प्राइस ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी और ए फैक्टर। तो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या कवर कर सकते हैं। हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसी भी एक पर्सन के बारे में, इंडिविजुअल वो पर्सन का जितना भी इंफॉर्मेशन अगर निकालना है तो वो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू निकाल सकते हैं। या फिर अगर मुझे इंडिविजुअल प्रोड्यूसर ऑफ ए फर्म पता करना है, कोई किसी एक सिंगल फर्म के बारे में नॉलेज निकालना है या फिर इन्फॉर्मेशन निकालना है, तो वो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू निकाल सकते हैं। या फिर द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी और ए फैक्टर एक्सेट्रा, या फिर किसी भी एक प्रोडक्ट का अगर प्राइस निकालना है या फिर वो प्रोडक्ट मार्केट में कितने क्वांटिटी में जा रहा है वो सब भी अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो वो भी मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू कैलकुलेट कर सकता हूँ। आगे देखते हैं डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेट अस रिव्यू सम मोर डेफिनेशन। तो यहाँ पर देखते हैं दो डेफिनेशन दिए हैं, एक है मॉरिस डॉब का और एक है प्रोफेसर AP लर्नर का। तो देखते हैं सबसे पहले मॉरिस डॉब ने क्या बोला है। तो मॉरिस डॉब ने कहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। तो किसी भी एक इकोनॉमी को, पूरे होल इकोनॉमी को अगर हम लोग माइक्रोस्कोप के थ्रू अगर उसे स्टडी करेंगे तो वो एक माइक्रो इकोनॉमिक होगा। वो कहा है मॉरिस डॉब ने। फिर उसके बाद जो सेकंड डेफिनेशन है वो है प्रोफेसर AP लर्नर का। तो उन्होंने क्या कहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू ए माइक्रोस्कोप। तो इन्होंने भी यही कहा है कि माइक्रो इकोनॉमी मतलब अगर हम लोग माइक्रोस्कोप यूज़ करके किसी भी इकोनॉमी को जूम आउट करके देखेंगे तो वो होगा माइक्रो इकोनॉमी। फिर उसके आगे इन्होंने कहा है एज इट वेयर टू सी हाउ द मिलियन ऑफ सेल्स इन द बॉडी ऑफ ए इकोनॉमी। तो ये इन्होंने ह्यूमन बॉडी से इसे कनेक्ट करके बताया है कि अगर हम लोग माइक्रोस्कोप लेके ह्यूमन बॉडी के सेल्स को भी अगर देखेंगे तो वो भी एक माइक्रो इकोनॉमी थ्रू हो जाए। किसी भी लार्ज पार्ट में से हम लोग स्मॉल पार्ट को जूम आउट कर रहे हैं। उसके आगे द इंडिविजुअल और हाउस होल्ड एज ए कंज्यूमर एंड इंडिविजुअल और फर्म्स एज प्रोड्यूसर प्ले द पार्ट इन द वर्किंग ऑफ द होल इकोनॉमी ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर क्या बताया कि माइक्रो इकोनॉमी में किसी भी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का या फिर किसी इंडिविजुअल फर्म के बारे में इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है तो वो हमने अभी भी देखा। तो वो सभी चीज़ हम लोग माइक्रो इकोनॉमी के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स दिया है। तो यहाँ पर 3 स्कोप दिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। एक है थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, एक है थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग और एक है थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। फिर हमें बताया कि थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग 2 हिस्से में बटा है, तो वो एक डिमांड और सप्लाई। तो वो दोनों की नीड से ही थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग होगा। फिर उसके बाद बताया थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। तो उसमें हमें रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स बताया। उसके बाद हमें बताया कि थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर फिर से 3 पार्ट में, वो है इफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, इफिशिएंसी इन कंजम्पशन और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। आगे देखते हैं। तो हमें यहाँ पर सबसे पहला दिया है वो है थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, ये स्कोप है। तो द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट का अगर मुझे प्राइस पता करना हो या फिर प्राइस जो होगा वो डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पे। तो वो पूरा उसी पे होगा, डिमांड एंड सप्लाई पे ही किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो डिटरमाइन होता है। तो अगर किसी भी एक प्रोडक्ट है उसका अगर डिमांड बहुत ही ज़्यादा और सप्लाई बहुत ही कम है तो सीधी सी बात है कि उसका जो प्राइस होगा वो बहुत ही हाई होगा। और अगर किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ही ज़्यादा है तो उस प्रोडक्ट का जो प्राइस होगा वो बहुत ही कम होगा। तो ये पूरा जो होगा थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में कि जो भी कमोडिटी है या फिर जो भी प्रोडक्ट है उसका पूरा का पूरा डिटर्मिनेशन प्राइस का वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही होगा। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद डिमांड एनालिसिस, दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर एंड सप्लाई एनालिसिस, दैट इज इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर। तो यहाँ पर बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पूरा डिमांड एनालिसिस के ऊपर भी है और सप्लाई एनालिसिस के ऊपर भी है। तो डिमांड एनालिसिस मतलब कंज्यूमर का बिहेवियर किस तरह से उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, मतलब डिमांड, और उसके बाद सप्लाई एनालिसिस मतलब प्रोड्यूसर का बिहेवियर किस तरह से उस प्रोडक्ट का सप्लाई के लिए। उसके बाद सेकंड क्या दिया है, थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में क्या बताया, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पर देखिए लैंड मतलब होता है ज़मीन, लेबर मतलब होता है वर्कर, कैपिटल मतलब होता है मनी या फिर पैसा, एंड एंटरप्रेन्योर मतलब होता है
कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट कौन कर रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए. अदर फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस. Microeconomics helps in determining the factor rewards for land, labor, capital and entrepreneur in the form of rent, wages, interest and profit respectively. तो यहाँ पर क्या बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये रिवॉर्ड्स के लिए होते हैं, मतलब प्रॉफिट्स के लिए होते हैं. अगर आपके पास लैंड है तो आपको रेंट मिल जाएगा, आपके पास लेबर है तो आपको उसको वेजेस देना पड़ेगा, अगर आपके पास कैपिटल है तो उस पैसे का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर इंटरेस्ट ले सकते हैं. और अगर आपके पास एंटरप्रेन्योर अगर आप कर रहे हो, मतलब अगर कोई कंपनी ओपन कर रहे हो या फिर कोई बिजनेस ओपन कर रहे हो तो सीधी सी बात है आप उसको प्रॉफिट के लिए ही रन करोगे. उसके बाद थर्ड दिया है, तो थर्ड क्या दिया है, थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. तो इसमें देखते हैं थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में क्या दिया है. थियोरी ऑफ वेलफेयर बेसिकली डील्स विद एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स. तो यहाँ पर थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में क्या बताया कि जो भी प्रोडक्शन होगा किसी भी रिसोर्स को उसे इस तरह से एलोकेट करना है सभी इंडिविजुअल को कि सभी का सेटिस्फेक्शन जो है वो अच्छी तरीके से पूरा होना चाहिए. तो देखते हैं आगे क्या दिया. एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स इज अटेन्ड व्हेन इट रिजल्ट्स इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ द पीपल. तो यहाँ पर क्या बताया कि एफिशिएंसी ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स तब पूरा होगा जब आप जो भी रिसोर्स को एलोकेट किए या फिर जो भी रिसोर्स को पब्लिक में बांटे हो उससे मैक्सिमम लोगों को सेटिस्फेक्शन मिले. आगे देखते हैं. उसके बाद दिया इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन्वॉल्व्स 3 एफिशिएंसी. तो यहाँ पर इकोनॉमिक एफिशिएंसी जो है वो 3 पार्ट में फिर से डिवाइड होता है. तो पहला है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन. तो देखते हैं एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन में क्या दिया है. एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्स. तो यहाँ पर क्या बताया कि एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन में हमें ये बताया कि हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना है जितना भी हमारे पास रिसोर्स है उस रिसोर्स को यूज़ करके. उसके बाद सेकेंड दिया एफिशिएंसी इन कंजम्पशन. तो इसमें क्या बताया, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस अमंग द पीपल फॉर कंजम्पशन इज सच ए वे एज टू मैक्सिमाइज टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ द सोसाइटी. तो यहाँ पर एफिशिएंसी इन कंजम्पशन में हमें बताया कि हमें जो भी प्रोडक्ट है उसे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है पब्लिक को कि उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उस सोसाइटी को मिल सके. उसके बाद तीसरा जो दिया है वो दिया है ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी. तो इसमें क्या दिया है, इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल. तो इसमें हमें ये बताया कि हमें वो गुड्स का प्रोडक्शन करना है जो बहुत से लोगों को उसकी नीड हो. हमें ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करना है जिससे ज़्यादा लोग या फिर ज़्यादा लोग को वो चीज़ नहीं चाहिए. उसके आगे माइक्रो इकोनॉमिक थियोरी शोज अंडर व्हाट कंडीशन दिस एफिशिएंसीज आर अचीव्ड. Thus, the focus of microeconomics is mainly confined to price theory and resource allocation. It does not study the aggregates relating to the whole economy. This approach does not study national economic problems such as unemployment, poverty, inequality of income, etc. तो यहाँ पर क्या बताएं कि जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो सिर्फ फोकस करता है प्राइस थियरी या फिर रिसोर्स एलोकेशन के ऊपर. प्राइस थियरी मतलब किसी भी प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो किस पे डिसाइड होगा, उसकी डिमांड और सप्लाई पे. और रिसोर्स एलोकेशन मतलब जो भी रिसोर्स का प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे सेटिस्फाई हो सके. इसके आगे हमें बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पूरे कंट्री की इकोनॉमी पे नहीं स्टडी कर पाएगा, उसके लिए हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज़ होगा. और इसके बाद बताया कि दिस अप्रोच डज नॉट स्टडी नेशनल इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम सच एज अनएम्प्लॉयमेंट. तो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर ये स्टडी नहीं कर सकता. तो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है बेरोजगारी. उसके बाद दिया पॉवर्टी मतलब गरीबी. इनइक्वलिटी ऑफ इनकम, तो अभी आज के समय सभी के पास अलग अलग टाइप के इनकम होते हैं तो वो कभी भी इसको मैच नहीं कर सकता है. उसके बाद दिया थियोरी ऑफ ग्रोथ, थियोरी ऑफ बिजनेस साइकिल्स, मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज आर बियॉन्ड द लिमिट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो जो भी टैक्स होते हैं या फिर ओवरऑल इनकम्स होते हैं तो ये सारे की इन्फॉर्मेशन जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी नहीं कर सकता. उसके लिए हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ेगी. यहाँ पर हमें थियोरी ऑफ ग्रोथ भी बताया. तो थियोरी ऑफ ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्रीज होता है. तो वो डिक्रीज कब होगा, जब पॉपुलेशन बढ़ता चले जाएगा और रिसोर्स उस कंट्री का घटता चले जाएगा. फिर उसके बाद हमें फिस्कल पॉलिसीज भी बताया. तो फिस्कल पॉलिसीज मतलब एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ किसी भी कंट्री का होगा तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू स्टडी नहीं किया जा सकता. अब देखते हैं फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है. तो यहाँ पर जो पहला फीचर्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट. तो यहाँ पर क्या बोला है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें पता है कि वो किसी भी इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में ही स्टडी कर सकता है. ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड एक्सेट्रा. तो यहाँ पर हमें बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो किसी भी इंडिविजुअल के बारे में ही इन्फॉर्मेशन या फिर स्टडी कर सकता है. तो वहाँ पर मुझे एग्जांपल भी दिया इंडिविजुअल फर्म या फिर इंडिविजुअल प्राइस या फिर इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स के ऊपर. जो सेकंड दिया है वो है
प्राइस थियरी। तो देखते हैं प्राइस थियरी क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस एज वेल एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड इट इज नोन एज प्राइस थियरी। तो प्राइस थियरी में हमने क्या देखा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डिटरमाइन करता है किसी भी प्राइस, किसी भी गुड का या फिर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, तो वो है प्राइस थियरी। थर्ड, अब देखते हैं थर्ड जो कि है पार्शियल इक्विलिब्रियम। तो देखते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। तो दो फैक्टर्स के बीच में, किसी भी दो फैक्टर के बीच में जो बैलेंस मेंटेन होगा तो वो बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स इज कॉल्ड एज पार्शियल इक्विलिब्रियम। आगे देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस डील्स विद पार्शियल इक्विलिब्रियम which analyzes equilibrium position of an individual economic unit, that is individual consumer, individual firm, individual industry, etc. It isolates an individual unit from other forces and studies its equilibrium independently. तो यहाँ पर क्या होता है, ये आइसोलेट्स करता है, मतलब वो अलग कर देता है किसी भी इंडिविजुअल यूनिट जो अलग इंडिविजुअल फर्म है और खुद ही उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंटली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। एक कार की एक कंपनी है, तो उसने एक कार मार्केट में लेके आई, तो जो उसका प्राइस होगा वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर होगा। अब क्या होगा, इसका क्या प्राइस होगा वो इंडिविजुअल फर्म खुद ही तय करेगा, उसमें कोई दूसरा फर्म आके उसके बीच में आके वो चीज़ नहीं बोल सकता। देखते हैं फोर्थ वाला क्या है। तो फोर्थ है बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस। देखते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशन क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स बिगन विद द फंडामेंटल एजम्पशन अदर थिंग्स रिमेनिंग द कॉन्स्टेंट सेटरिस पेरेबस सच एज परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पर क्या बताया, परफेक्ट कॉम्पिटिशन का बताया कि हर एक चीज़ कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब अगला चीज़ को हम उसको कांस्टेंट रखें। फॉर एग्जांपल अगर आप जेरोक्स लेने जाओगे अगर थाने मार्केट में, तो वहाँ पर जितने भी शॉप है सब जगह पे जो रेट होगा वो सेम होगा, क्योंकि उनके बीच में पहले से ही हो जाता है कि वो लोग प्राइस टेकर है, वो लोग प्राइस मेकर नहीं है, खुद से वो लोग प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते। तो एक उनका मेन हेड होता है, वो उसे प्राइस को बता देता है और ये सभी फर्म को वो प्राइस ले लेना पड़ता है, तो वो प्राइस टेकर हो जाते हैं। तो वहाँ पर जो होता है वो परफेक्ट कंपटीशन हो गया। तो फिर उसके बाद दिया लेजर फेयर पॉलिसी, प्योर कैपिटलिज्म, फुल एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। दिस एजम्पशंस मेक द एनालिसिस सिंपल। तो इससे क्या होता है कि हम लोग इजीली उसका एजम्पशंस कर सकते हैं। यहाँ पर लेजर फेयर पॉलिसी भी बताया। तो लेजर फेयर पॉलिसी मतलब सपोज आपका घर है और आपके घर के सामने एक गार्डन है, तो उस गार्डन में अगर आपको कोई पौधा लगाना है तो वो आप लोग बिंदास लगा सकते हो, मतलब किसी का भी परमिशन लिए बिना। तो उसके लिए किसी चीज़ का आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ वाला देखते क्या दिया। तो फिफ्थ दिया स्लाइसिंग मेथड। तो देखिए स्लाइसिंग मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज स्लाइसिंग मेथड। तो यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स भी स्लाइसिंग मेथड यूज करते हैं। इट स्प्लिट्स और डिवाइड द होल इकोनॉमी इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स एंड देन स्टडीज ईच यूनिट सेपरेटली इन डिटेल। तो वो क्या करते हैं कि पूरे होल इकोनॉमी को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और बाद में उस छोटे पार्ट के ऊपर वो स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम आउट ऑफ नेशनल इनकम। तो यहाँ पर क्या है कि नेशनल इनकम बहुत ही बड़ा है, पूरे नेशन का इनकम मतलब बहुत ही बड़ा हो गया, तो वो उसे बहुत छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं और फिर बाद में किसी एक इंडिविजुअल इनकम के बारे में वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं फिर लेते हैं। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड आउट ऑफ एग्रीगेट डिमांड एक्सेट्रा। तो बहुत सारे लोगों का क्या डिमांड है, उसमें से किसी एक इंडिविजुअल के डिमांड के ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना या स्टडी करना, उसे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू कर सकते हैं और इसमें स्लाइसिंग मेथड भी यूज होता है। सिक्स्थ वाला देखते क्या है, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल क्या होता है। द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म इज द की टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो कि है मार्जिनलिज्म। द टर्म मार्जिनल मीन्स चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट। तो यहाँ पर क्या बताया कि मार्जिनलिज्म में अगर चेंज आ जाएगा, किसी भी बहुत सारे यूनिट है उसमें कुछ एडिशन कर देंगे तो उसके बाद क्या चेंज आता है मार्केट में, वो हम लोग देखते हैं मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल पे। Marginal analysis helps to study a variable through the changes. Producers and the consumers take economic decision using these principles. तो यहाँ पर consumers और producers important decisions play करते हैं। तो यहाँ पर suppose एक example ले लेते हैं कि एक मोबाइल की कंपनी है जिसने स्टार्टिंग में 1000 पीस लॉन्च किया उस कुछ किसी भी एक मोबाइल का, तो उस मोबाइल की कीमत सपोज स्टार्टिंग में 12,000 थी, तो वो 12,000 में बिक तो गए, मगर जैसे जैसे टाइम पास होगा तो उस तरह से बहुत सारे यूनिट्स ऐड होने लगेंगे। तो एक बार यूनिट्स ऐड होने लगेंगे तो उसका सप्लाई बढ़ जाएगा और बाद में उसका रेट जो है वो फ्लक्चुएट कर सकता है। उसके बाद 7, तो 7 क्या दिया है, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। तो देखते हैं एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर में क्या दिया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर सच एज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ओलिगोपॉली एक्सेट्रा। तो यहाँ पर क्या बताया कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो अलग अलग मार्केट के ऊपर स्टडी करते हैं सच एज परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, सभी शॉप में अगर आप सेम प्रोडक्ट लोगे तो उसका जो प्राइस होगा वो बिल्कुल सेम होगा क्योंकि वो लोग प्राइस टेकर होते हैं। उसके बाद मोनोपोली। तो मोनोपोली मतलब
कोई एक सिंगल ही फर्म होगा जो कि उस प्रोडक्ट को बेचता है, तो वो अपने हिसाब से उसका प्राइस रख सकता है। उसके बाद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होगा कि उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा, वो अपने प्रोडक्ट का खुद का एक अकेला फर्म होगा। उसके बाद ऑलिगोपॉली, तो ऑलिगोपॉली में क्या होता है कि दो से ज़्यादा अगर फर्म है किसी भी एक सेम प्रोडक्ट को लेके तो वो हो जाता है ऑलिगोपॉली। उसके बाद लास्ट वाला, तो लास्ट वाला फीचर्स क्या दिया, लिमिटेड स्कोप। तो लिमिटेड स्कोप क्या है, द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट्स। तो यहाँ पर ये लिमिटेड है, ये सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में ही स्टडी कर सकता है। इट डजंट डील विद द नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो ये पूरे नेशन के इकोनॉमिक प्रॉब्लम के ऊपर डील या फिर स्टडी नहीं कर सकता, सच एज इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेट्रा। तो ये सारे के बारे में वो स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं कर सकता। ये पूरा स्टडी कौन करने वाला है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसके आगे का जो है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स वो हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं। तो फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक शॉर्टकट भी मैंने बना दिया है, वो मैं आप लोग को दे देता हूँ। तो वो शॉर्टकट है लास्ट पब। तो यहाँ पर देखते लास्ट पब में टी के लिए कुछ नहीं है, तो टी को मैं कट कर देता हूँ और बाकी के लिए बता देता हूँ। तो स्टार्टिंग है एल से, तो एल से जो है वो है लिमिटेड स्कोप। फिर उसके बाद ए, तो ए से है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। उसके बाद एस के दो है, तो एस के दो है, एक है स्लाइसिंग मेथड और एक है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। उसके बाद पब का पी, फिर पी भी दो है। तो जो पहला पी है वो है प्राइस थियरी और जो अगला है वो है पार्शियल इक्विलिब्रियम। उसके बाद यू, तो यू से है यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल और लास्ट में बी है जो कि है बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस। तो इस फीचर्स को आप किसी भी तरह लिख सकते हो, इसका कोई प्रॉपर ऑर्डर लिखने के लिए ज़रूरत नहीं है, आप लोग उसे किसी भी वे में लिख सकते हो, सिर्फ उसे जो एक्सप्लेन करोगे वो प्रॉपरली एक्सप्लेन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।